वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब लोग बढ़िया हो ना। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तो कल की क्लास में हमने जो डेली रूटीन में काम आने वाले जो यूजफुल जो कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था, उनके उपयोगों के बारे में हमने देखा था, साथ में उनके निर्माण हमने देखे थे। ठीक है, तो मैंने आपको NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक कहा जाता है, उसके बारे में बता दिया। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो क्या होता है, एक प्रबल क्षार होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसको कहा जाता है कॉस्टिक सोडा। ओके, और इसके साथ साथ ब्रंजक चूड़ी CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और इसके साथ साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ये मैंने आपको कल बता दिया था कि ये जो बाकी रह गए थे। ओके, और उसके बाद हम पढ़ेंगे साबुन एवं अपमार्जक के बारे में। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आवर्त सारणी के 1 से 30 तक के एलिमेंटों के बारे में। ठीक है, आप रिवाइज करते रहिए उनको, ऐसे ही आपको वो अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चैप्टर का जो नाम है वो है दैनिक जीवन में रसायन, यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आवर्त सारणी के तत्वों के बारे में देखेंगे 1 से 30 तक। तो मेरे साथ रिवाइज करते रहिए। एक परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन का, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 6वें नंबर पर कार्बन, 7वें नंबर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसके बाद आता है नियोन। तो 8वें नंबर पर ऑक्सीजन, 9वें नंबर पर फ्लोरीन और 10वें नंबर पर नियोन। 11वें नंबर पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस आता है 15वें नंबर पर। सल्फर, क्लोरीन और उसके बाद आता है आर्गन 18वें नंबर पर। 19वें नंबर पर आता है पोटेशियम, 20वें नंबर पर कैल्शियम, स्कैंडियम 21वें नंबर पर, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो 22वें नंबर पर टाइटेनियम, 23वें नंबर पर वेनेडियम, 24वें पर क्रोमियम, 25वें पर मैंगनीज, 26वें पर आयरन, 27वें पर कोबाल्ट, 28 पर निकल, 29 पर कॉपर और 30 पर जिंक। तो ये होते हैं आवर्त सारणी के 1 से 30 तक के तत्व। मैं इनको काफी बार आपको रिवाइज करवा चुका हूं, लेकिन हम हर क्लास में ये बार बार रिवाइज करते रहेंगे। ओके, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। इसके बाद 16वें नंबर पर आता है सल्फर, उसके बाद आता है क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर और जिंक। ओके, ये आपको याद रखने। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था ये आपको कैसे याद रखने, डायरेक्टली याद रखने। ठीक है, ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, है ही लाई बैक नॉफ और नी को अलग कीजिए, नामकल सिप्सकल, यहाँ पर आ जाता है सिप्सकल, आर्गन को अलग कीजिए। उसके बाद आता है ककस्टेप, यहाँ से लिख लीजिए किरमन, फिकोनी और कजन। इस तरह से आप याद रखना है। ठीक है, डायरेक्टली आपको ये याद रखना ही है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आर्गन होता है उसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। ओके, ऑक्सीजन का 8 होता है और सिलिकॉन का कितना होता है, 14 होता है। इस तरह से ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ओके, तो आज का जो अपना टॉपिक है, जो कौन से रखे उपयोगी यौगिकों के बारे में हम देख रहे थे। उपयोगी जो कंपाउंड होते हैं जो दैनिक जीवन में क्या आते हैं, काम आते हैं। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया है सोडियम क्लोराइड, उसके बाद हमने देखा था ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद हमने पढ़ा था ब्रंजक चूड़ यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये 3 हमने पढ़ लिए हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, NaOH CO3। क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहा जाता है खाने का सोडा। क्या, खाने का सोडा या फिर जो बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर कैसे कहा जाता है, बेकिंग सोडा किसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है NaOCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो एक बार मैं पूरी तरह से रफ कर देता हूं, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपना जो चौथा जो यौगिक रह गया है, मैंने कल 3 करवा दिए थे आपको, ठीक है। तो चौथा है सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको कहा जाता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा, खाने का सोडा इसको कहा जाता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, इसका एक दूसरा नाम होता है इसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस तरह से। ओके, अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जब इसे खाद्य पदार्थों में मिला देते हैं, किनमें? खाद्य पदार्थों में मिला देते हैं। मिलाने पर विशेषकर कौन से? जो बेकरी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं। कौन से? बेकरी वाले, जैसे जैसे केक हो गया, ठीक है, केक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे खमन ढोकला खाते हैं ना, ढोकला, तो ऐसे बहुत सारे जो बेकरी वाले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें जब इस सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने के सोडे को मिला दिया जाता है और साथ में क्या किया जाता है, इसको जब गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। किसके रूप में? बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि इसको क्या किया गया है? गर्म किया गया है। किसको गर्म किया गया है? जब सोडियम बाइकार्बोनेट को खाद्य पदार्थों में मिला दिया जाता है और जब खाद्य पदार्थों को गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। इस कारण जो ये खाद्य पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ? ये खाद्य पदार्थ होते हैं, ये क्या करते हैं? फूल जाते हैं, फूल जाते हैं और इसके साथ साथ इनमें बन जाते हैं छिद्र, बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? छिद्र बन जाते हैं। तो बेकरी वाले प्रोडक्ट बनाने के लिए इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, यानी कि खाने के सोडे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण देख लेते हैं। इसका निर्माण तो मैंने आपको पहले बता रखा था कि जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, इसे रॉ मटेरियल के रूप में यानी कच्चे पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया था। क्या क्या बनाने में? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, CaOCl2, रंजक चूड़ बनाने में। ठीक है, तो इन सभी को बनाने में उपयोग किया जाता है वो इस NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या पढ़ रहे हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखते हैं इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो जो ये सोडियम क्लोराइड होता है, इस सोडियम क्लोराइड में मिला दी जाती है CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। इसके साथ साथ जलीय विलयन तो होता ही है और इसके साथ साथ अमोनिया गैस भी इसमें प्रवाहित की जाती है। तो बन के बाहर निकलता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और इसके साथ साथ बनता है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे कहा जाता है खाने का सोडा। ओके, तो ये बन गया फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। किस प्रकार से बना? उपयोग किया गया सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, इस सोडियम क्लोराइड में प्रवाहित की जाती है CO2 गैस। इसका ये जलीय विलयन तो होता ही है, इसलिए बन जाता है H2O साथ में आएगा, और अमोनिया की उपस्थिति में ये बनता है, साथ में बनता है अमोनियम क्लोराइड और बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है। ठीक है, एक तरह से इसका निर्माण इस प्रकार से भी होता है, और इसका निर्माण होता है जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो निर्माण होता है 2NaHCO3, जिसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने के सोडे का निर्माण होता है। कैसे निर्माण हुआ? इसे सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में किसको प्रवाहित किया है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस को प्रवाहित किया है। तो निर्माण किसका होता है? बेकिंग सोडा। किसका? बेकिंग सोडा।
ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखते हैं इसके गुणों के बारे में देख लेते हैं। इसका निर्माण देख लिया, इसके गुणों के बारे में देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से गुण मौजूद होते हैं। तो ये कैसा होता है, श्वेत होता है और ठोस क्रिस्टलीकृत होता है। कैसा, ठोस क्रिस्टलीकृत होता है, ठीक है। इसका जो जलीय विलयन होता है, इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। और देख लीजिए ये जल में अल्प विलय होता है। कैसा होता है, अल्प विलय होता है, यानी कम घुलता है। ओके, और जब इसको गर्म किया जाता है, इसको जब गर्म किया जाता है तो CO2 गैस बाहर निकलती है और साथ में बनता क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये वाली बताई है, तो इससे निर्माण होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। यदि सोडियम बाइकार्बोनेट को वापस से क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो NaHCO3 इसको क्या किया जाए, गर्म किया जाए। इसको जब गर्म किया जाएगा तो निर्माण होगा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट का, प्लस इसका साथ जलीय विलयन बनेगा और साथ में गैस निकलेगी CO2। ओके, तो ये क्या होगा, इसका रिवर्सिबल हो गया बिल्कुल। तो ये क्या हो गए, इसके गुण हो गए। अब इसके उपयोग के बारे में देख लेते हैं। तो उपयोग में आपको यहां लिख देता हूं, ठीक है। इसके उपयोग, तो जो इसका उपयोग किया जाता है, एक तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तो इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। और जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, इन अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, इसके साथ साथ पूर्ति रोधी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग कहां कहां पर किया जाता है, और इसका उपयोग ये तो मैंने आपको बता दिया कि बेकिंग सोडे के रूप में किया जाता है, यानी कि खाने के सोडे के रूप में इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में तो करेंगे, ठीक है। ये यहां से मिटा देता हूं। और इसका उपयोग किया जाता है एंटा एसिड के रूप में। किसके रूप में, एंटा एसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जब हमारे पेट में जब एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है, तो मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में तो आपको बताया था। इसके साथ साथ जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, ठीक है, इसका उपयोग भी एंटा एसिड के रूप में किया जाता है, यानी कि हमारे शरीर की अम्लता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका एक और उपयोग जो किया जाता है, सोडा वाटर या फिर जो सोडा शीतल पेय बनाने में इसका उपयोग किया था। सोडा शीतल पेय का मतलब होता है जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। कैसी, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इन कोल्ड ड्रिंक्स में ही इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये फॉर्मूले ये याद रखने हैं कि ये तो फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके, और ये फॉर्मूला होता है Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सा है और सोडियम कार्बोनेट कौन सा है, ठीक है। तो ये हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि खाने का सोडा। अब जो नेक्स्ट जो यौगिक आता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3 के बारे में देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपके, मैं एक बार रफ कर देता हूं, फिर अब हम पढ़ते हैं Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के बारे में। तो अपना पांचवा यौगिक है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 और इसमें 10 जल के अणु क्रिस्टलन के रूप में पाए जाते हैं। तो इसको कहा जाता है धावन सोडा, यानी कि कपड़े धोने का सोडा इसे कहा जाता है, ओके। और देख लीजिए इसमें जो सोडियम कार्बोनेट होता है, यहां लिख देता हूं मैं सोडियम कार्बोनेट शॉर्ट में, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के जो अणु होते हैं वो क्रिस्टलन जल के रूप में रहते हैं। किसके रूप में, क्रिस्टलन जल के रूप में होते हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको ये बताया था नीलात होता है यानी कि कॉपर सल्फेट, इसमें 5H2O होता है। तो ये 5 होता है यहाँ पे H2O के साथ में, ये क्या कहलाता है, क्रिस्टलन जल। इसी प्रकार जो फिटकरी होती है जिसमें लास्ट में 24H2 होता है, तो उसमें 24 जल के अणु होते हैं। किसके रूप में, क्रिस्टलन जल के रूप में। तो इसमें जल के जो अणु होते हैं कितने होते हैं, 10 होते हैं। किसके रूप में, क्रिस्टलन जल के रूप में होते हैं, ठीक है। इसका निर्माण
जो सोडियम कार्बोनेट होता है, जो धावन सोडा होता है, इसका निर्माण वैसे तो किया जाता है साल्वे विधि के द्वारा। किसमें? साल्वे विधि के द्वारा, ठीक है। और दूसरी तरह से किया जाता है जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 के द्वारा भी किया जाता है। कैसे होता है? जब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब इसको गर्म करेंगे तो निर्माण होगा Na2CO3 का, साथ में जल के अणु बनेंगे H2O और साथ में CO2 गैस भी बाहर निकलेगी। ओके, क्या निकलेगी? CO2 गैस भी बाहर निकल जाएगी। तो ये 2N हो गया और ये पूरी जो इक्वेशन है वो कैसी हो गई? संतुलन में आ गई। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। और जो ये सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, इस सोडियम कार्बोनेट का जब क्रिस्टलन किया जाता है 10H2O के साथ क्रिस्टलन किया जाता है तो निर्माण होता है Na2CO3 10H2O। कितने H2O? 10H2O। तो ये होता है धावन सोडा, धावन सोडा, ठीक है। और जब इसको और आगे गर्म किया जाता है, यानी कि धावन सोडा को और आगे गर्म किया जाता है, तो यानी कि Na2CO3 कितने H2O? 10H2O। इसको जब आगे गर्म करेंगे यानी कि इसका क्रिस्टलीकरण करेंगे तो ये बन जाता है Na2CO3 प्लस 10H2O, यानी कि इसको कहा जाता है सोडा एस। क्या कहा जाता है? सोडा एस कहा जाता है। सोडा एस के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। इसके गुण देख लेते हैं, इसके गुण देख लेते हैं। क्या होता है? जल में विलय, जल में विलय होता है, ठीक है। और दिखने में कैसा होता है? श्वेत होता है, क्रिस्टल होता है यानी क्रिस्टलीकृत होता है, ठीक है। इसका जलीय विलयन होता है, वो कैसा होता है? इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ओके, और इसके उपयोग देख लेते हैं। उपयोग, तो इसका उपयोग किया जाता है साबुन निर्माण में। किसमें? साबुन निर्माण में, कागज, कपड़ा, ठीक है। इसके बाद पेंट उद्योग में, पेंट उद्योग में, और सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में, यानी कि जो खाने के सोडे के जो बेकिंग पाउडर होता है उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और देख लीजिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है इसका उपयोग, और अपमार्जक के रूप में। किसके रूप में? अपमार्जक के रूप में, यानी डिटर्जेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसको बनाने में? डिटर्जेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा सफाई, धुलाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसको कहा जाता है धावन सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के अणु होते हैं। किसके रूप में? क्रिस्टल जल के रूप में होते हैं। इसका निर्माण वैसे तो साल्वे विधि का द्वारा किया जाता है, लेकिन जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है। इसके गुण देख लेते हैं। जल में विलय होता है, श्वेत क्रिस्टलीकृत होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका उपयोग साबुन निर्माण, कागज, कपड़ा, पेंट उद्योग में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सफाई एवं धुलाई में इसका उपयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो अपना यौगिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब उसके बाद में देख लेते हैं, ठीक है। ये मैं रफ कर देता हूं। तो जो छठवां यौगिक है उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 12H2O। इसमें आधा जो जल का अणु होता है वो क्रिस्टलन जल के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका नाम देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। तो इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा था? क्योंकि सबसे पहले जो इसका निर्माण हुआ था, इसको बनाया गया था, वो फ्रांस की जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है, इसका नाम क्या है? पेरिस। क्या है? पेरिस है। तो पेरिस में सबसे पहले इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। इसी कारण इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि POP। क्या कहा जाता है? POP इसको कहा जाता है, ठीक है। दीवारों में करवाते हैं ना, POP करवाते हैं, तो वही POP होती है। क्या होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसमें जो आधा जल का अणु होता है वो क्रिस्टलन जल के रूप में पाया जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है?
इसका निर्माण जिप्सम में होता है। कौन सा? जिप्सम। तो जिप्सम को जब 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, जब जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्माण होता है पीओपी का। ठीक है, रिएक्शन देख लीजिए। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट में जब दो जल के अणु क्रिस्टलन के रूप में पाए जाते हैं तो वो कहलाता है, तो वो जिप्सम कहलाता है। ठीक है, तो उसमें यहाँ 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 393 केल्विन ताप पर क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। तो निर्माण किसका होगा? कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। ये क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ठीक है, साथ में जल के अणु भी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? जल के अणु। तो यहाँ पर कैल्शियम कितने? 2 हैं, तो यहाँ पर 2 और लगा दीजिए। ठीक है, तो ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, क्योंकि ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट का ये क्या है? हाइड्रेट है। तो कितना हाइड्रेट है? आधा हाइड्रेट है, तो इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट का जो ट्वाइस हाइड्रेट होता है वो कहलाता है जिप्सम कहलाता है। ओके, इसके गुण देख लेते हैं। इसके गुणों में देखते हैं कि जब इसमें पानी मिला दिया जाता है, यानी कि जल मिला दिया जाता है, तो 10 से 15 मिनट के बीच में ये क्या हो जाता है? जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है, साथ में बन जाता है कठोर। क्या बन जाता है? कठोर बन जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रमुख उपयोग किया जाता है वो टूटी हुई हड्डियों को, टूटी जो हड्डियां होती हैं, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब किसी की हाथ पैर की हड्डियां टूट जाती हैं तो प्लास्टर चिड़वाते हैं ना हॉस्पिटल में जाके, तो जो प्लास्टर जो सफेद जो पट्टी के नीचे जो मोटा मोटा सा होता है वो कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से वो बना होता है। किससे? पीओपी होता है वो। ठीक है, क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो इसीलिए इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी किया जाता है, और सजावटी मूर्तियां बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। भवन निर्माण में पीओपी की जाती है ना, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? और इसका उपयोग अग्निसह पदार्थ बनाने में, अग्निसह पदार्थ यानी कि ऐसे पदार्थ जो अग्नि को सहन कर सकते हैं, उन पदार्थों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका एक उपयोग और है दंत चिकित्सा में। दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, यदि इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में से पूरी तरह से किसको निकाल दिया जाए? यदि क्रिस्टलन जल को निकाल दिया जाए, किसको निकाल दिया जाए? क्रिस्टलन जल को निकाल दिया जाए, तो क्रिस्टलन जल को निकाल देने पर यह बन जाता है क्या? जिप्सम के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है, और इसे कहा जाता है मृत तापित प्लास्टर, यानी कि डेड बर्न्ड प्लास्टर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका निर्माण सबसे पहले फ्रांस की कैपिटल पेरिस में किया गया था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसे कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट भी कहा जाता है। इसका निर्माण जब जिप्सम होता है, जो कैल्शियम सल्फेट का ट्वाइस हाइड्रेट होता है, जिप्सम होता है, इसको जो 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसका प्रमुख उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में जो प्लास्टर बनता है उसके रूप में किया जाता है, सजावटी मूर्तियां बनाने में, भवन निर्माण में, अग्नि से पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, साथ में दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गई दैनिक जीवन में काम आने वाले हमारे यौगिकों के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साबुन एवं अपमार्जक। तो हम देखते हैं कि सोप क्या होते हैं और डिटर्जेंट क्या होते हैं, और इनसे जो हमारे कपड़ों की गंदगी होती है वो किस प्रकार से दूर की जा सकती है। ठीक है, तो मैं रब कर देता हूं, अपन फिर आगे चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साबुन एवं अपमार्जक, यानी कि सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है,
तो जो ये डिटर्जेंट होता है यह लैटिन भाषा का एक शब्द है, ठीक है। तो इसका कुछ मतलब भी होगा। इसका मतलब होता है टू वाइप क्लीन। तो वाइप यानी कि वाइपर क्या होता है, वाइपर मतलब खींचना, वाइप करना यानी कि खींचना, और क्लीन मतलब साफ। इसका मतलब होता है कि सफाई करने वाला, सफाई करने वाला यानी कि स्वच्छता रखने वाला, वो क्या होता है, डिटर्जेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया डिटर्जेंट। और जो साबुन होता है, साबुन, जो साबुन होते हैं ये सबसे पुराने क्या होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं कि अपमार्जक होते हैं। क्या होते हैं, अपमार्जक होते हैं, ठीक है। और साबुनों का निर्माण कैसे होता है, ये लंबी श्रृंखला वाले, कैसे, दीर्घ श्रृंखला वाले या फिर लंबी श्रृंखला वाले जो कार्बन परमाणु होते हैं, कार्बन परमाणु युक्त जो उच्च बसई अम्ल होते हैं, उच्च बसई अम्ल, इन अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं, इसका मतलब क्या समझिए आप, कि जो साबुन होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु, जैसे कि C12 से लेके C18, तो ये क्या हो गए, लंबी श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु हो गए, ठीक है। यानी कि C करके बहुत सारी लंबी श्रृंखला होती है, ठीक है। तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु युक्त उच्च बसई अम्ल, उच्च बसई अम्ल कौन कौन से बसई अम्ल है, स्टेरिक अम्ल, पामेटिक अम्ल, ठीक है, एवं ओलिक अम्ल, ठीक है। तो ये उच्च बसई अम्ल जो नाम बता दिए मैं, स्टेरिक अम्ल जैसे पामेटिक अम्ल, ओलिक अम्ल, इनके सोडियम और इनके पोटेशियम लवण होते हैं। कौन होते हैं, साबुन होते हैं, ठीक है। इनका जो निर्माण होता है, ये जो बसई अम्ल होते हैं, स्टेरिक अम्ल, पामेटिक अम्ल और ओलिक अम्ल, इन बसई अम्लों में, ये बसई अम्ल होते हैं, इन बसई अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, इनके साथ मिक्स करके क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है और निर्माण होता है साबुन का। किसका निर्माण होता है, साबुन का निर्माण होता है। और यह जो क्रिया है, यह जो प्रोसेस होती है, ये जो मेथड है, ये कहलाता है साबुनीकरण। क्या कहलाता है, साबुनीकरण, ठीक है। तो साबुनीकरण क्या है, साबुन बनाने की जो क्रिया है वही कहलाती है साबुनीकरण। ये बनता कैसे है, जो उच्च बसई अम्ल होते हैं, उन उच्च बसई अम्लों को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन का निर्माण होता है और इस क्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जब साबुनीकरण हो जाती है, साबुनीकरण के बाद इसमें सोडियम क्लोराइड मिला दिया जाता है और सोडियम क्लोराइड मिलाने पर साबुन अपक्षेपित हो जाता है और उसको इससे अलग कर लिया जाता है। तो ये हो गया साबुन, ठीक है। तो साबुन में क्या होते हैं मैंने आपको बता दिए, सोडियम के एवं पोटेशियम के क्या होते हैं, लवण होते हैं। किसके, उच्च बसई अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। कौन होते हैं, साबुन होते हैं, ठीक है। इसमें जो सोडियम लवण वाले जो साबुन होते हैं, सोडियम लवण वाले जो साबुन होते हैं वो थोड़े कैसे होते हैं, पोटेशियम लवण की बजाय कैसे रहते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। और जो पोटेशियम लवण वाले जो साबुन होते हैं, पोटेशियम लवण वाले जो साबुन होते हैं, के वाले जो साबुन होते हैं, वो कैसे होते हैं, मृदु होते हैं, यानी कि सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इसलिए जो पोटेशियम लवण से मिक्स जो साबुन होते हैं उनका उपयोग किया जाता है शैम्पू, शेविंग क्रीम। तो शैम्पू और शेविंग क्रीम बनाने में उपयोग किया जाता है पोटेशियम लवण युक्त उच्च बसई अम्ल वाले साबुनों का उपयोग किया जाता है।
ठीक है, तो ये हो जाते हैं साबुन। तो जो साबुनीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसकी मैं एक रिएक्शन आपको बता देता हूं। ठीक है, मैं ये यहां से मिटा देता हूं, उसकी रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं कि साबुन का निर्माण कैसे होता है। एक उसकी हम अभिक्रिया देख लेते हैं। तो उच्च बसई अम्ल, क्या बताया था मैंने, उच्च बसई अम्ल होना चाहिए। तो किस प्रकार से होना चाहिए, जैसे आप ये लगा लीजिए CH2COONA, CHCOONA और CH2COONA। ये जो संरचना है, ये किसके, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक उच्च बसई अम्ल है। क्या एक उच्च बसई अम्ल है। जब उच्च बसई अम्लों की जब क्रिया की जाती है 2NaOH के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया की जाती है, तो निर्माण होता है साबुन का। किसका निर्माण होता है, साबुन का निर्माण होता है, यानी कि RCOONA, ये क्या होता है, साबुन, साबुन का निर्माण होता है। और साथ में बन जाता है ग्लिसरॉल, क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है, यानी कि CH2OH और CHOH और CH2OH। आपको हमेशा ये याद रखना है, जो कार्बन होता है, कार्बन परमाणु होता है, इस कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता होती है, यानी कि ये स्थायी हो सकता है जब इसके जो 4 संयोजकता क्या होती है, किसी ना किसी बंध से जुड़े होते हैं। यानी कि जो कार्बन होता है वो अपने साथ केवल 4 बंध ही बना सकता है, ना तो वो 3 बंध बनाएगा, ना ही 2 बंध बनाएगा, वो 4 बंध उसके बनने आवश्यक है। ठीक है, तो जैसे आप यहां देख लीजिए, यहां पर क्या CH2 है, यहाँ पर CH2 है, लेकिन यहाँ पर CH है, तो इसके साथ एक H क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए जो कार्बन होता है वो 4 संयोजकता आपकी पूरी करेगा, 4 बंध वो बनाएगा। तो कैसे बना रखें, इस कार्बन ने एक बंध तो ये बना लिया, एक बंध ये बना लिया, एक बंध ये बना लिया, यानी कि 3 बंध हो गए। तो एक बंध और इसके पूरा होना चाहिए, तो एक बंध इसने यहाँ पर बना रखा है इस H के साथ, ये CH लिखा था ना, एक H के साथ बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे, इस कार्बन ने एक इसके साथ बना लिया, 2 H के साथ ये बना लिया, तो कितने हो गए, 3 बन गए, एक इसके साथ बना लिया, इसलिए वैसे ये CH2 यहाँ पर बन जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जब इनका हम नोमेनकल्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बन गया साबुन। साबुन का जो फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, RCOONA, यानी RCOONA, ये क्या होता है, एक साबुन होता है। इसमें R होता है वो एल्किल समूह होता है, क्या होता है, एल्किल समूह होता है, जो हाइड्रोकार्बन युक्त होता है। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन युक्त होता है। तो इसको हम लिखेंगे RCOO- Na+, ये इसके आयनों में ये टूट जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या होगा, साबुन हो गया। साबुन के बारे में और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं, तब आगे देखते हैं। ये जो साबुन होते हैं, साबुन, वो जो मृदु जल होता है, मृदु जल यानी कि जो सॉफ्ट वाटर होता है, इसके साथ तो आसानी से झाग दे देते हैं, आसानी से झाग देते हैं और गंदगी को साफ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो कठोर जल होता है, कठोर जल यानी कि जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर, इसके साथ ये झाग नहीं बना पाते हैं, झाग नहीं बना पाते हैं। जब झाग नहीं बनेंगे तो क्या होगा, तलछट बन जाएगी, तलछट, और तलछट से कभी भी सफाई नहीं होती है। ठीक है, तो ये हुआ साबुन। और इसके साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। यानी कि ऐसा पानी, ऐसा जल जिसके साथ साबुन होते हैं वो आसानी से झाग दे देते हैं, वो कहलाता है मृदु जल। और जिसके साथ साबुन है वो आसानी से झाग नहीं बना पाता है, वो कहलाता है कठोर जल। ठीक है, अब ये कठोर जल के साथ झाग क्यों नहीं बना पाता है, क्योंकि जो साबुन में उपस्थित जो साबुन होते हैं ये उच्च बसई अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं इनके साथ। यानी कि जो साबुन होते हैं उसमें Na+ पाया जाएगा, सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होते हैं, सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। तो जो कठोर जल होता है, कठोर जल, इस कठोर जल में पाए जाते हैं सोडियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, कठोर जल में पाए जाते हैं। तो जब कठोर जल और जब साबुन का जब मिक्सचर बनता है, यानी कि जब कठोर जल में साबुन को यूज में लिया जाता है, तो इन दोनों के द्वारा साबुन में उपस्थित जो Na+ होते हैं, यानी कि जो सोडियम लवण होते हैं, सोडियम आयन होते हैं, कौन से, Na+, इस Na+ को क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और इसके फिर बन जाते हैं उच्च बसई अम्लों के कैल्शियम लवण
और उच्च वसई अम्लों के मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं। तो ये कैल्शियम लवण और जो मैग्नीशियम लवण होते हैं ये क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। जब ये जल में ही नहीं मिल पाएंगे तो ये सफाई कैसे कर पाएंगे, यानी कि ये सफाई क्रिया नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी कारण जो साबुन होता है वो कठोर जल में झाग नहीं बना पाता है और तलछट के रूप में रह जाता है। क्यों रह जाता है, क्योंकि जो कठोर जल में जो सोडियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं वो साबुन में स्थित सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं और साथ में उच्च वसई अम्लों के बनाते हैं कैल्शियम लवण और मैग्नीशियम लवण। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों जो जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। इसी कारण साबुन के कारण जो सफाई की क्रिया नहीं होती है, इसीलिए डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। किसका, डिटर्जेंट यानी कि अपमार्जक का उपयोग किया जाता है। तो अब पढ़ते हैं अपमार्जक के बारे में। तो अपमार्जक होते हैं ये कठोर जल के साथ साथ जो मृदु जल होता है, मृदु जल, इस दोनों प्रकार के जल में ये आसानी से गंदगी को साफ कर सकते हैं, गंदगी को साफ कर सकते हैं, यानी कि सफाई की क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, अब ये किसके बने होते हैं, तो अपमार्जक होते हैं ये एल्किल सोडियम सल्फेट एवं साथ साथ एल्किल बेंजीन सोडियम सल्फोनेट, ये क्या होते हैं, अपमार्जक होते हैं। तो अपमार्जक एल्किल सोडियम सल्फेट या पे एल्किल बेंजीन सोडियम सल्फेट होते हैं। ठीक है, इनके फॉर्मूले देख लीजिए। एल्किल सोडियम सल्फेट मैंने आपको बताया था कि जो R होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एल्किल समूह को रिप्रेजेंट करता है। तो देख लीजिए इसको कैसे ड्राइव करेंगे। एल्किल यानी कि R, सोडियम यानी कि Na हो गया, सल्फेट यानी कि SO4 क्या होगा, SO4 होगा, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे SO3 और एक O इसके साथ में लग जाएगा। क्या हुआ, ROSO3 माइनस और Na प्लस, ये बन गया एल्किल सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। ठीक है, इसी प्रकार से देख लीजिए एल्किल बेंजीन सोडियम सल्फेट। तो एल्किल के लिए R आ जाएगा, बेंजीन होता है C6H6, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, C6H6 होता है बेंजीन का फॉर्मूला, और यहाँ Na, ठीक है, और सल्फोनेट यहाँ पर आ गया SO3, क्या आ गया, SO3 आ गया। तो यहाँ पर हम कर देंगे 5 और इसको यहाँ से जोड़ देंगे। ओके, तो R C6H5SO3 माइनस और Na प्लस, ये फॉर्मूला होता है एल्किल बेंजीन सोडियम सल्फोनेट का। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों अपमार्जक होते हैं। अब होता क्या है, जो अपमार्जक होते हैं वो आसानी से कठोर जल के साथ, क्योंकि मृदु जल के साथ तो साबुन भी आसानी से झाग बना पाता है और वो कपड़ों को साफ कर सकता है, लेकिन जो अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल के साथ किस प्रकार से क्रिया कर पाते हैं। होता क्या है, मैंने आपको यहां पर बताया था कि कठोर जल में क्या होते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इस जो साबुन में जो सोडियम आयन होते हैं इनको क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। सेम क्रिया यहां पर होने वाली है। कठोर जल में जो सोडियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं, इन आयनों के द्वारा अपमार्जक में उपस्थित जो सोडियम आयन होते हैं इनको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक के साथ बने हुए जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन साबुन के साथ जो बने हुए जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं। जो जल में अघुलनशील होगा वो कभी भी सफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जल के साथ मिक्स ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अपमार्जक के साथ ऐसा नहीं होता है, इसके बने हुए जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं वो आसानी से जल में घुल जाते हैं और जिसके कारण सफाई की क्रिया है वो संपन्न हो पाती है। तो ये हो जाता है साबुन और अपमार्जक। तो इनमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि साबुन होते हैं वो कठोर जल के साथ क्रिया नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल के साथ भी क्रिया कर सकते हैं और कपड़ों को साफ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बाद में एक बात और बताना भूल गया कि जो साबुन होते हैं इन साबुन में यदि ग्लिसरीन मिला दी जाती है, क्या, ग्लिसरीन, तो साबुन में यदि ग्लिसरीन मिला दी जाती है तो पारदर्शी साबुन बनता है, पारदर्शी साबुन बनता है। आपने जो पियर्स कंपनी का साबुन यदि किसी ने देखा हो, पियर्स कंपनी का साबुन, तो उसमें ग्लिसरीन आती है, वो एक तरह से कैसा रहता है, पारदर्शी, इसमें से यानी कि हम थोड़ा बहुत आर पार देख सकते हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, पूरी तरह से नहीं। ठीक है, तो ये हो गए साबुन और अपमार्जक। अब देखते हैं कि जो अपमार्जक होते हैं या फिर साबुन होते हैं वो किस प्रकार से गंदगी को दूर कर पाते हैं, क्योंकि एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे मिसेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। इस मिसेल के द्वारा ही जो चिकनाई होती है, चिकनाई
यहाँ पर जो कपड़ों पर लगी हुई जो गंदगी होती है, इस गंदगी को इस मिसेल अणु के द्वारा ही कपड़ों से बाहर निकाल के जल में मिला के बहा दिया जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को अपन देख लेते हैं और उसी के साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं रफ कर देता हूं, फिर अपन पढ़ते हैं कि मिसेल संरचना क्या होती है और ये किस प्रकार गंदगी को दूर कर पाती है। ओके, तो अब देखते हैं कि मिसेल का निर्माण कैसे होता है। मिसेल निर्माण, तो मिसेल निर्माण से पहले मैं आपको अपमार्जक के बारे में कुछ और बता देता हूं। अपमार्जक का ज्यादा उपयोग करने से, अपमार्जक का ज्यादा उपयोग करने से जल प्रदूषण बढ़ता है। क्या बढ़ता है? जल प्रदूषण बढ़ता है, क्योंकि अपमार्जक में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा अपघटित नहीं किए जाते, उनका अपघटन संभव नहीं है। अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन, उनका डिकम्पोज करना उनको बैक्टीरियाओं के द्वारा संभव नहीं है। ठीक है, तो अपमार्जक का उपयोग जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि अपमार्जक हैं वो जल प्रदूषित नहीं कर पाए, ठीक है, वो प्रदूषण नहीं फैला पाए। तो अपमार्जक में जो एल्किल समूह होते हैं, एल्किल समूह ये कैसी होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले होते हैं। यदि ये लंबी श्रृंखला वाले हों तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ ये कम शाखित होने चाहिए, यानी कि ये ज्यादा ब्रांचों में नहीं फैलने चाहिए। जैसे कि लंबी श्रृंखला वाले जो कार्बन समूह जैसे सी सी सी, यहां से जोड़ दिए ऐसे ऐसे करके सी 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 सी, अब जोड़ते चले जाइए। तो ये ज्यादा लंबी श्रृंखला इनकी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये शाखित नहीं होने चाहिए, क्योंकि शाखित होने के कारण क्या होता है? जो बैक्टीरिया होते हैं वो इनका जैव निर्मीकरण नहीं कर पाते, यानी कि इनका अपघटन नहीं कर पाते, यानी कि इनको डिकम्पोज नहीं कर पाते। इस कारण इनसे क्या होता है? प्रदूषण बढ़ता जाता है। इसी कारण अपमार्जकों के रूप में जो आजकल उपयोग किया जाता है वो किया जाता है एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनेट। ये अपमार्जक होते हैं वो क्या करते हैं? जल प्रदूषण का कारण नहीं करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और जीवाणु के द्वारा, ठीक है, बात एक ही है, इन दोनों के द्वारा क्या होता है? इन दोनों के द्वारा क्या होता है? इनका क्या कर दिया जाता है? आराम से अपघटन कर दिया जाता है। ठीक है, तो एल्किल बेंजीन सल्फोनेट वाले आजकल अपमार्जक का उपयोग ज्यादा प्रचलन में चल रहा है। इसके साथ साथ इनकी क्षमता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कुछ और पदार्थ ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कौन से? फास्फेट तथा सोडियम पर ऑक्सीबोरेट, पर ऑक्सीबोरेट। तो इन पदार्थों का उपयोग किया जाता है अपमार्जक में, जिससे क्या होती है? अपमार्जकों की क्षमता बढ़ जाती है एवं अपमार्जकों की क्या होती है? गुणवत्ता बढ़ जाती है। क्षमता यानी कि अपमार्जकों की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाएगी और इनकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होंगे? कपड़े होते हैं वो आसानी से और जल्दी से साफ हो जाते हैं। तो ये हो गया अपमार्जक पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं मिसेल निर्माण की आ जाते हैं अपन, जो अपना टॉपिक चल रहा है। तो मिसेल निर्माण में होता क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं साबुन। ठीक है, साबुन। तो साबुन हम ले लेते हैं सोडियम, एक साबुन का नाम है ये सोडियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट। ये क्या? एक साबुन है। इसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA। तो क्या होगा? ये सोडियम स्टेरेट होता है, जब ये जल में मिलेगा तो इसका क्या होगा? वियोजन हो जाएगा, तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। तो किस प्रकार से टूट जाएगा? ये आगे टूट जाएगा C17H35 और COO माइनस प्लस Na+ में ये अपने आयनों में टूट जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि साबुन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RCOONA। R यहाँ पर क्या होता है? एल्किल समूह होता है। तो ये जो दिख रहा है ना C17H35, ये क्या? एक एल्किल समूह है। तो इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ R। क्या लिख सकता हूँ? R। तो इसका साबुन का फॉर्मूला बन जाएगा RCOONA। क्या बन जाएगा? RCOONA। जब ये अपने आयनों में टूटेगा तो ये बन जाएगा RCOO माइनस और Na+। ठीक है, तो ये हो गया साबुन का वियोजन। तो साबुन है वो अपने आयनों में टूट चुका है। जब साबुन अपने आयनों में टूट चुका है तो ये मिसेल संरचना का निर्माण अब करेगा।
तो मिसेल संरचना आखिर होती कैसी है मैं आपको बता देता हूं। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये क्या है, एक मिसेल संरचना का एक पार्ट है, ठीक है। इसमें जो ये वाला हिस्सा होता है, ये ऐसे जिगजैग वाला जो हिस्सा होता है, ये होता है हाइड्रोकार्बन युक्त। कैसा होता है, हाइड्रोकार्बन वाला होता है। हाइड्रोकार्बन कौन सा, एल्किल पार्ट होता है, एल्किल समूह वाला। एल्किल समूह कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं जल विरोधी भाग। जल विरोधी भाग यानी कि ये जल के संपर्क में बिल्कुल नहीं आना चाहेगा। और जो ये वाला पार्ट होता है, जो ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये होता है COO माइनस वाला। कौन सा, COO माइनस वाला। और इसे कहते हैं जल स्नेही। कौन सा कहते हैं, जल स्नेही भाग होता है। क्या होता है, ये जल स्नेही भाग होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जल से आकर्षण का कार्य करता है। तो ये तो हो गया पूंछ वाला हिस्सा, देख रही है ना पूंछ सी, ये हो गया पूंछ वाला हिस्सा, और ये हो गया ध्रुव पोल वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा ध्रुवीय हिस्सा, ध्रुवीय हिस्सा, ठीक है। तो इसी तरह से मिसेल का निर्माण होता है। तो कैसे बनेगा मिसेल, देख लीजिए। ये इस तरह से जिगजैग आप बनाते चाहिए, ठीक है, बहुत आसान है इसको बनाना। तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये होता है ऋणावेशित पार्ट, ऋणावेशित पार्ट, ठीक है। ये वाला, ये सारे के सारे होते हैं COO माइनस। क्या होते हैं, COO माइनस, इसी तरह से। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये होता है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, जो होता है जल विरोधी। क्या होता है, जल विरोधी। यानी कि जो अंदर वाला पार्ट होता है वो होगा जल विरोधी वाला, ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन वाला होगा। और जो बाहर वाला होगा वो ऋणावेशित होगा, साथ में जल स्नेही वाला पार्ट होगा, ठीक है। अब ये मिसेल है, ये क्या है, एक मिसेल अणु है, मिसेल अणु। अब ये मिसेल अणु किस प्रकार से कार्य करता है एक बार रब करके आपको बताता हूं अच्छे से, ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मैंने आपको मिसेल अणु का निर्माण तो बता दिया है, उसकी संरचना भी बता दी है कि मिसेल अणु की संरचना कैसे होती है। एक बार वापस देख लीजिए, ठीक है। जो जिगजैग वाला जो पोर्शन होता है, ये जल विरोधी वाला पार्ट होता है। और ये हाइड्रोकार्बन युक्त क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, ऊपर वाला जो ध्रुवीय पार्ट होता है ये होता है ऋणावेशित, और जो अंदर वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोकार्बन वाला। और ऊपर वाला पार्ट होता है ये हो गया जल स्नेही, और ये नीचे वाला जो अंदर वाला पार्ट होता है ये होता है जल विरोधी, जल विरोधी। तो मिसेल का निर्माण होता कब है, जब जो कपड़े वगैरह होते हैं हमारे कपड़े, उनमें जब गंदगी जो लगी रहती है, गंदगी चाहे वो चिकनाई के रूप में हो, चिकनाई, चाहे उसमें तेल के धब्बे लगे हों, क्योंकि जो डस्ट वगैरह होती है, मिट्टी वगैरह, वो तो पानी के साथ वैसे बह के चली जाती है, लेकिन जो चिकनाई वगैरह होती है और तेल के धब्बे होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं छूट पाते हैं। तो वो छूट क्यों पाते हैं, वो पाते हैं इस मिसेल अणु के कारण। कि जो मिसेल अणु होता है वो क्या करता है, इन तेलीय और जो चिकनाई वाले धब्बों के चारों तरफ क्या बन जाता है, उसकी अपनी संरचना घेर के पटक लेता है, ठीक है। ये किस प्रकार से बनेगा मैं आपको बता देता हूं। जो तेल के धब्बे होते हैं या फिर जो गंदगी वगैरह होती है, ये जल में कैसी रहती है, ये जल में अघुलनशील रहती हैं, क्योंकि यदि ये जल में आसानी से घुली जाती हैं तो अपमार्जक की, साबुन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये पानी के साथ बह के खुद चली जाती। लेकिन ये चिकनाई जो गंदगी होती है जल में अघुलनशील होती है, इसी कारण ये कपड़ों पर चिपके रह जाते हैं और पानी के साथ नहीं निकल पाते हैं। लेकिन जब हम साबुन यूज करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जल में अघुलनशील का मतलब होता है कि ये जल के पास जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनको वहां पर जाने में क्या आएगी, शर्म आएगी, क्योंकि ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो ये अघुलनशील हो गई, कौन सा पार्ट हो गया, हमारा गंदगी और चिकनाई वाला पार्ट हो गया। तो आपको ये कपड़ा बना देता हूं, ये कपड़ा हो गया, कपड़े के ऊपर एक ये लग दीजिए, ये अणु हो गया, ठीक है, यानी कि एक चिकनाई हो गई। यहाँ पर क्या हो, तेल की बूंद लगा लीजिए, ये हो गई तेल की बूंद। अब तेल की बूंद को इस कपड़े पे हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो मिसेल होता है, मिसेल अणु होता है, वो खुद ऑटोमेटिक कार्य करता है, वो ऐसे ऐसे बन जाएगा, चारों तरफ से घेर लेगा इसको, ये चारों तरफ से घेर लेगा कि भाई अब कहाँ के जाएगा, तो यहाँ से अब तो तेरे को बाहर निकलना पड़ेगा,
ठीक है, अब निकलेगा कैसे? तो मैंने बता दिया कि तेल की बूंदें चिकनाई होती है वो अघुलनशील तो होती है, तो यह मतलब ये हुआ कि ये पानी के पास नहीं जाएंगी। तो ये पानी के पास नहीं जाएंगी, इसका मतलब कि ऐसा कौन सा हिस्सा होता है जो पानी वाला नहीं होगा, ये होगा जल विरोधी। तो ये क्या होगा, ये भी जल के एंटी में हो गया, यानी कि ये भी पार्ट हो गया जल के विरोध में हो गया, और ये जल में खुद तो घुलते नहीं है, तो ये दोनों कैसे हो गए, एक तरह से सेम सेम हो गए। तो ये इनका जो आकर्षण होगा, यानी कि जो एक आकर्षित करेंगे, ये मिसाइल के जो जल विरोधी वाला पार्ट होता है, जल विरोधी वाला पार्ट, उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे कैसे हो गए, भाई भाई हो गए। तो ये कैसे खींचे चले जाएंगे, यहाँ पर खींचे खींचे चले गए, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट मैंने बताया था जल विरोधी पार्ट, ये हो गया हाइड्रोकार्बन युक्त। कौन सा? हाइड्रोकार्बन युक्त वाला पार्ट होता है। तो जो चिकनाई वगैरह होती है, ये जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन युक्त जो जल विरोधी भाग होता है मिसाइल का जो जल विरोधी भाग होता है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उसकी तरफ क्या होते हैं, उसकी तरफ ये आकर्षित हो गए। जब ये इसकी तरफ आकर्षित हो गए, ठीक है, लेकिन जो इसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है, ये ध्रुवीय वाला पार्ट होता है, ये होता है जल स्नेही। कैसा होता है, ये जल स्नेही। तो इसके संपर्क में क्या रहता है, जल होता है, यानी पानी होता है। यानी कि जो चिकनाई है वो यहाँ पर कपड़ों को छोड़कर अब आ गई है इस मिसाइल की इस संरचना में आ गई है, हाइड्रोजन वाले पार्ट में, हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में आ चुकी है। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन वाला जो पूंछ वाला सिरा है, ये अंत में ध्रुव वाले सिरे पर मिल जाता है, और ये ध्रुव वाला सिरा होता है जो जल स्नेही होता है, ये जल स्नेही वाला सिरा होता है, ये पानी के टच में रहता है। किसमें रहता है, पानी के टच में रहता है। तो होता क्या है, देखिए यहाँ पे फिर से बना देता हूं। अब चिकनाई आ गई है यहाँ पर, ये क्या है, एक मिसाइल अणु हो गया। ठीक है, तो चिकनाई अब यहाँ पर आ चुकी है, और ये वाला जो पार्ट होता है जो ध्रुवीय हिस्सा होता है, ये होता है जल स्नेही, यानी कि इसको जल से बड़ा प्यार है, तो यहाँ पर इसके पास में होगा जल। क्या होगा, इसके पास में जल होगा। तो चिकनाई यहां से चलेगी और इसके पास आ जाएगी, इसके पास आ जाएगी, क्योंकि ये तो क्या एक ही अणु के हिस्सा है, तो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जो ध्रुवीय जो जल स्नेही वाला पार्ट होता है, ये जल के टच में रहता है, तो चिकनाई यहाँ पर मिल जाएगी, अब जल में चली जाएगी, जल में घुल जाएगी, यहाँ पर जल में घुल जाएगी। ठीक है, तो कपड़ों को जल में से निकाल लीजिए। जैसे ही कपड़ों को जल में से निकालेंगे, कपड़े साफ हो जाएंगे, और जो चिकनाई होती है वो पानी में मिलकर बह जाएगी। तो इस तरह से जो मिसाइल अणु होता है वो काम करता है। यहां पर कैसे बताया कि तेल की बूंद हो गई, तेल की बूंद होती है वो इस जो खुद तो होती है अघुलनशील होती है जल में, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन से ये आकर्षित रखती है, तो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है, ये पूंछ वाला पार्ट होता है, इससे चिपक जाते हैं और लास्ट में पहुंच जाते हैं ध्रुवीय पार्ट से। कहां पर, ध्रुवीय पार्ट के पास पहुंच जाते हैं, जो जल स्नेही वाला हिस्सा होता है, इसके पास में जल इकट्ठा रहता है, यानी कि जल से टच में रहता है। ठीक है, तो यहां पर ये पहुंच जाएंगे, तो पहुंच जाएंगे जल में। जल में पहुंच जाने के बाद होते हैं कपड़े हमारे कैसे हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, कपड़े साफ हो जाएंगे। इस तरह से मिसाइल अणु के द्वारा सफाई की क्रिया की जाती है, सफाई की क्रिया की जाती है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया अपमार्जक और साबुन। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है, यानी कि चैप्टर नंबर 5 वो खत्म हो गया है। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, इसके साथ साथ उत्प्रेरकों के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शन और कैटालिस्ट। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी पदार्थ है, क्या है, कोई भी पदार्थ है, तो इस पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं, वे किस प्रकार से चेंज हो जाते हैं। तो जब भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा तो वो होगा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और जब रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा तो वो होगा रासायनिक परिवर्तन। ये पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, और इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ये टॉपिक अपने आगे होने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और बहुत अच्छी तरह से मैंने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस किया है, और साथ में अच्छे से आपको डिफाइन करके बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो ये साबुन और अपमार्जक आपको समझ में आ गए होंगे ना। ओके, तो फिर आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, कल मैंने बता दिया है, कल जो आपका 6वां चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप दबा के और लाइक करते रहिए, धुआंधार। ठीक है, और स्टार्ट में, यानी कि अब जब क्लास स्टार्ट होती है, सबसे पहले आपका पहला काम है कि अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। और जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो लाइव चैट में एक कमेंट करते रहते हैं कि सर इंग्लिश की क्लास कब स्टार्ट हो रही है, हिंदी की क्लास कब स्टार्ट हो रही है। तो जब भी क्लास स्टार्ट होगी मैं आपको अनाउंस करके बता दूंगा। ओके, तो आप पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, चैटा चैटी पर ज्यादा बिल्कुल ध्यान देना नहीं है। और साथ में ये तो मैं आपको बता दूंगा कि अनाउंसमेंट कब हो रहा है। अनाउंसमेंट की तो आप बोल रहे हो, ठीक है, क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको शेयर भी करना है। ओके, वीडियो को आप लोग शेयर करते नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा अपने जो जितने भी आपके दोस्त हैं उनको आप शेयर करो, उनको जोड़ो, ताकि
पढ़ाने में भी टीचर को मजा आए। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ो, ठीक है, ताकि हमें भी आपको पढ़ाने में मजा आए और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, वीडियो को लाइक करो और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर जो अभी अभी चैनल के साथ जुड़े हैं वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन भी दबाएंगे और बेल आइकन में आपको ऑल प्रेस करना है। ओके, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। तो अपन मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में जिसमें आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होने वाला। ओके, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर बैठकर आराम से शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।